मंच पर विराजमान अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के संगठन महामंत्री जयदीप राय जी, राष्ट्रीय मंत्री वीरेंद्र मोहन भारद्वाज जी एवं उपस्थित विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधिगण, इस अधिवेशन में आए हुए राष्ट्र यज्ञ में अपने समय का दान करने वाले अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक पदाधिकारी एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों से आए अधिवक्तागण, जयदीप राय जी ने भी और उद्घोषक महोदय ने भी इतना कुछ कहकर इतना भार बढ़ा दिया है, जैसा मैं नहीं हूँ वैसा एक प्रतिबिंबित करके आपको मेरे दायित्व को और बढ़ाया है। ईश्वर दृष्टि दे कि मैं इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। जस्टिस फॉर कॉमन मैन, सामान्य जन को लिए न्याय, एक ऐसा विषय है, जयदीप जी ने जैसा कहा कि सामान्यता लगता है कि केवल न्यायालय में न्याय दिलवाने से या लीगल एड प्रोवाइड करवाने से, सस्ते में या मुफ्त में वकील उपलब्ध करवाने से आम आदमी को न्याय मिल जाता है, ऐसा एक भाव बना है और उसी के अनुसार लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी काम करती है। लेकिन जैसा जयदीप राय जी ने बताया, अधिवक्ता परिषद इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो मुझे लगा कि विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि हम किस न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। जयदीप जी ने यह भी कहा कि अपनी भाषा में न्याय मिले। कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन इन ए लैंग्वेज विच इज नॉट नोन टू द लिटिगेंट। उसको अपनी भाषा में समझ नहीं आ रहा, बयान क्या लिखा है, जजमेंट क्या हुई है, उसके लिए ये वह दूसरे इंटरप्रेटर, एडवोकेट के ऊपर निर्भर करता है, अन्य लोगों पर निर्भर करता है। तो फिर जब हम अपनी लीगल हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो लॉ क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है सन 1600 से इंडियन लीगल हिस्ट्री। तो एक दिन बैठे बैठे ध्यान आया कि क्या भारत के लोग इस पक्ष में कुछ भी नहीं जानते थे? जैसा हम सब जानते हैं, केरल की एक परंपरा है, विवाह के उपरांत couple is sent to see the Arundhati Vishisht Tara, the star Arundhati Vishisht. It's a twin star. वो क्यों देखते हैं? साइंस में there are twin stars which have been discovered by the scientists. One star is stationary and another is revolving around it. But what is the difference? What is the special in Arundhati Vashisht? It is also a twin star. In this, both the stars are revolving each other. Why I am telling this? The Indians, the Bharatiyas, were knowing, which can't be seen with the naked eye, that these twin stars behave differently. There is no star in them between both which is stationary but both are revolving. तो जो पति पत्नी का संबंध होता है वो एक के गिर्द दूसरे का चक्कर लगाना नहीं होता, दोनों को मिलजुल कर सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ाना होता है। वह तो एक सामाजिक दृष्टि थी, लेकिन साइंटिफिक तरीके से they were knowing that what kind of these stars are. Zinc extraction
For 4,000 years only Indians were knowing it. And in 1543, a Chinese came in India and then learned about it and tell it to the Western country. There is a star known as Jeshta, 15th brightest object in the sky, 40 times bigger than sun, but named as Jeshta. Jeshta means the elder. How can it be? ये उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं, वराह अवतार आपने देखा होगा, पांव में जल है, वराह ने अपने सींग पर पृथ्वी को उठाया है, उसमें क्या साइंटिफिक है? पृथ्वी उसमें गोल दिखाई दी. Means our forefathers were knowing that earth is not plain. It's a भूगोल, ये गोल है. ये सब क्यों कह रहा हूं? कि जो हमारे पूर्वज, जो हमारे फोरफादर्स इन सब बातों को जानते थे, तो क्या न्याय के क्षेत्र में वो अंधे थे? क्या न्याय के क्षेत्र में वो समाज पिछड़ा हुआ था जो उसको वेस्टर्न जुडिशियल सिस्टम से बोरो करना पड़े? इन सब चीजों का विचार करने के साथ कई बार मन में आता है, वेयर फ्रॉम दी जस्टिस टू फ्लो फ्रॉम दी कानून, और कानून कहां से पावर लेता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ इंडिया? इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी कई बार धारणा बन गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये पार्ट अमेरिका से लिया, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये यहाँ से लिया, वहाँ से लिया. बट जब हम संविधान को पढ़ते हैं और भारत की संस्कृति को भी जानते हैं, तो मुझे लगता है हम पाएंगे कि संविधान कहीं से बोरो किया हुआ नहीं है. उसका फ्रेमवर्क, उसका ढांचा, उसकी चैप्टराइजेशन, उसके लिए बाह्य संविधानों से कुछ सहायता ली गई हो सकती है, लेकिन भारत का संविधान आज तक क्यों चल रहा है? हम क्यों उसको एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि कोई भी वस्तु, कोई भी नियम केवल कानून बनाने से प्रतिस्थापित नहीं हो जाता. डाउरी एक्ट बनाया, क्या खत्म हो गई? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाया, क्या खत्म हो गया? क्या अपराध समाप्त हो गए? जब तक सोशल सैंक्शन ना हो तब तक कोई चीज स्थापित नहीं हो पाती. लेकिन आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 21, इन सब की चर्चा करते हुए जब जजमेंट्स देखते हैं तो पाते हैं कि ये सभी चीजें भारत के संविधान में, भारत की जनता में, भारत के समाज में पहले से ही थी. बिकॉज India is the most ancient nation which has evolved and developed the oldest legal judicial system in the world. And what were the bases? In India is the mixture of various schools of the law. भारत का एक अलग से ही इंडियन स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें where is the source of power? What is the source of law? It is not like Western countries where the Austinian school was controlling the entire administration and the judicial system, where the word from the mouth of the king was the law. But in India, it was the rule of law. It was the dharma, that is rule of law, which was the source of the power. But for the king was there to enforce the law, to enforce the dharma, to protect the poor, to protect the praja. It is the difference
between the Eastern and Western countries, Eastern thought and Western thought, and in India, the Article 14 is the reflection of the same. No one is above the law. बृहद उपनिषद में क्या कहा है? कानून धर्म राजाओं का भी राजा है. धर्म इज किंग ऑफ द किंग्स. व्हाट इज दैट धर्म? दैट इज रूल ऑफ लॉ. एंड किंग इज गवर्न्ड बाय द लॉ. It is the essence of the Indian Constitution. No one is above the law, all are equals. That's why मैं कह रहा था आपको कि भारत के संविधान में जो हम चीजें पाते हैं वह न केवल भारत की किताबों में है बल्कि संस्कृति में भी. उनके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा. उससे पहले एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा. आज संविधान में हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम. प्राचीन काल में हम वेद से हर चीज को लेते थे. जो वेद के विरुद्ध होता था वह अल्ट्रा वायरस कहलाता था. आज भी संविधान में जो संविधान के कॉन्ट्रेरी है, वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वह अल्ट्रा वायरस होता है. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द जुडिशियल सिस्टम. और सोसाइटी में भी वैसा एक्ट करने की हमारी कोई इजाजत नहीं है. इसी वैल्यू को जनरेशन से जनरेशन तक इवॉल्व करते हुए हम भारत में संविधान का राज्य स्थापित करने में सक्षम हो सके. क्योंकि भारत में डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेट्स थी, लेकिन कल्चरली उन सबको रूल करने का एक ही नियम था, रूल ऑफ लॉ, राजधर्मा. एंड प्रेजेंट द मॉडर्न राजधर्मा इज द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो नेचर भारत की सोसाइटी की थी वो संविधान में आज परिलक्षित होती है. हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं. ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया which is still existing is in Himachal Pradesh, that is Malana. वहाँ अपर हाउस है, लोअर हाउस है, और दोनों हाउस मिलकर कंबाइंड सिटिंग भी करते हैं. इतिहास में देखें तो लिच्छवी और वैशाली के गणराज्य जब यूनान का सिकंदर भारत पर हमला करने आया था, उस वक्त उनकी चर्चा आती है. जिन राज्यों में राजतंत्र था उन राज्यों में भी राजा जब धर्म विरुद्ध हो जाता था तो उसका तख्ता पलट दिया जाता है था. जस्टिस रमा जोइस जी की एक किताब में एंशिएंट लीगल हिस्ट्री में बंगाल का उदाहरण आता है. जब गोपाल नाम का व्यक्ति, एक सामान्य चर्मकार जो जूते बनाने का काम करता था, उस आंदोलन का नेतृत्व करता है और अन्यायी राजा का तख्ता पलट करके प्रजा उसको ही राजा घोषित करती है. यानी वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है वह भी भारत में पहले से ही था. और संविधान की जब आप बात करें और कॉमन आदमी के लिए जब जस्टिस की बात करें तो हमें आता है कि हमने किस चीज़ के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया submitted ourselves to what? Justice, social, economic and political. And जब हम बात करते हैं कि आम आदमी को न्याय मिले तो हमें क्या इस लाइन को सोचना चाहिए, क्या हम सोशल जस्टिस दे पा रहे हैं? What is the social justice? It is related with the equality of status and opportunity.
कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में जब अनटचेबिलिटी की बात हो रही थी, तब अनटचेबिलिटी किस किस तरह की हो सकती है उस पर चर्चा होने लगी। अनटचेबिलिटी केवल कास्ट के बेस पर नहीं, लेकिन क्रीड, रिलीजन, जेंडर, इसके बेस पे भी अनटचेबिलिटी होती है। तो इस सब को दूर करने के लिए, उस अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर का प्रादुर्भाव हुआ। और जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 17 तो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए सरकार को कहता है, कास्ट ड्यूटी अपॉन द गवर्नमेंट, बट आर्टिकल 14, 15, 16 ऑल अदर आर्टिकल्स जो समान न्याय का अधिकार देते हैं, वो सोशल जस्टिस के लिए भी हमें प्रतिबद्ध होने के लिए कहते हैं। और सोशल जस्टिस होने के बाद ही इकोनॉमिक जस्टिस की बात आती है। इकोनॉमिकली आप एक समान हो जाएं, लेकिन सामाजिक रूप से आपको एक समान अधिकार अगर नहीं है तो उसको जस्टिस नहीं कहा जा सकता। पॉलिटिकल जस्टिस की जब बात आती है, कॉमन मैन की उसमें पार्टिसिपेशन की जब बात आती है, तो जब तक आम व्यक्ति की से आपकी प्रजातंत्र में नहीं होती, तब तक उसको जस्टिस टू कॉमन मैन नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात जो मैं शुरू में आपसे कर रहा था कि जहां अब अनटचेबिलिटी की बात आती है, वहां हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो रूढ़ियां हैं, उसके कारण से हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसा जयदीप जी ने कहा कि विवेकानंद का भारत बनाने के लिए हम सबको हर क्षेत्र में न्याय मिले उसके लिए लगे हैं, तो उसके लिए आप सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम सचमुच भारतीय परंपराओं के रूप अपना बिहेव कर रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा, गुण और कर्म के अनुसार मैंने विभाग बनाए हैं। ऋग्वेद में कहा गया, आओ हम सब इकट्ठे उठें, इकट्ठे बैठें, इकट्ठे आएं, इकट्ठे सोचें और इकट्ठे मिलकर के आगे बढ़ें। एक भी धर्मशास्त्र आपके भारत का, एक भी न्याय मीमांसा, एक भी सांख्य दर्शन, एक भी ऋषि का वाक्य, एक भी वेदों का संदेश आप बताएं जिसमें कहा गया हो कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है। तो मैंने शुरू में जो कहा था कि जो चीज वेद के अल्ट्रा वायरस है वो समाज में मान्य नहीं थी, तो आज कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के कारण नहीं कहते, वो कोई वेस्टर्न कंसेप्ट के कारण नहीं कहते, वो भारत का कंसेप्ट है कि अहम ब्रह्म त्वम ब्रह्म जगत ब्रह्म। जब सब में ब्रह्म है तो भेद कैसा। और गीता में भगवान ने कहा, जो भेद करता है वो मुझको प्राप्त नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि जो अनटचेबिलिटी करेगा, जो इक्वल स्टेटस नहीं देगा समाज को, वह समाज में वह व्यवहार मान्य नहीं होगा। तो अगर हम सचमुच कॉमन मैन को जस्टिस देना चाहते हैं तो हमें उस बात को सोचना होगा, अपने ऊपर सोचना होगा कि हम उस स्थान पर हों और वह भेद हमारे साथ हो। आज कई मुद्दे उठते हैं, उन मुद्दों में बात उठती है किसी को विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, किसको कम अधिकार दिए जा रहे हैं। आई विल से कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। क्या हम अपने अंदर मन से उन भावों से, उन दुर्भावों से मुक्त हो चुके हैं क्या, जो आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारा तत्व ज्ञान तो श्रेष्ठ है, लेकिन हाँ हमारा आचरण उससे बिल्कुल विपरीत है। हम हर चीज में ब्रह्म देखते हैं, लेकिन मनुष्य में उसको नहीं देख पाते। और साथ ही उन्होंने कहा था कि अपना व्यवहार नहीं बदलोगे तो हिंदुस्तान वालों आप मिट जाओगे।
तो आज कॉमन मैन को जब जस्टिस की बात आई तो क्या हम लोग ये संकल्प ले सकते हैं कि अपने अपने जीवन में इस दुर्भाव से अपने आप को मुक्त करेंगे, अपने परिवार को मुक्त करेंगे और अपने आप को हर प्रकार के भेद से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने के लिए एक स्वस्थ समग्र समाज की रचना करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कई बार ये भी प्रचलित किया जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के कारण नारी को बराबरी का सम्मान देने का बात करते हैं। मेरा ये मानना है कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता ही है, लेकिन क्यों कहता है? जहां जस्टिस टू वीमेन की बात आती है, इक्वल राइट्स की बात आती है, वो कहां से आती है? तो उसमें भी हमें अपने देश के इतिहास में जाकर देखना चाहिए। आज आर्मी में भर्ती होने के लिए, आर्म फोर्सेस में भर्ती होने के लिए कहा जा रहा है कि एक नया कदम भारत की सरकार ने विदेशों के आधार पर उठाया। आप लोग रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो जानते हैं। उसने अपने पति को क्या उपहार दिया था? महिला सैनिकों की टुकड़ी। वो महिला सैनिक क्या एक रात में तैयार हो गए? अगर बचपन से महिला को सैनिक शिक्षा की आजादी नहीं होती तो रानी लक्ष्मीबाई की महिला टुकड़ी कैसे खड़ी होती? कैकेयी ने दशरथ को कहां वचन लिए थे? कहां लिए थे कैकेयी ने वचन? युद्ध के क्षेत्र में। तो क्या वहां वो खाना बनाने गई थी? युद्ध के क्षेत्र में जो सैनिक युद्ध का ज्ञान रखते हो केवल वही जा सकते हैं। अहिल्याबाई होलकर अभी हुई हैं, पुरातन पुराणों की बात छोड़ दें तो वो शासक रही। महिला को शासन करने की आजादी नहीं थी, इक्वल राइट्स नहीं थे, तो अहिल्याबाई होलकर शासक कैसे बन पाती? ये सब बात इसलिए बोल रहा हूं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन, अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, उस सब को जोड़ के देखेंगे तो पाएंगे कि जहां न्याय की भी बात आई, निर्णय लेने की भी बात आई, तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया था? सरस्वती भारती को। उसमें न्यायाधीश निष्पक्ष होता है वो भाव तो है ही, लेकिन मंडन मिश्र जी की पत्नी, वो एक महिला जज कौन हो सकता है जो शास्त्रार्थ करने वाले लोगों से ज्यादा जानता हो? तो अगर महिला शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो वो शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र से अधिक कैसे जान सकती थी? इसलिए जो लोग महिला के घोड़ी चढ़ने पर, महिला के बाहर निकलने पर, महिला के नौकरी करने पर, महिला के अधिकारों पर धर्म की दुहाई दें, संस्कृति की दुहाई दें, उन लोगों को, आप जैसे लोगों को समझाना अधिक आवश्यक इसलिए हो जाता है कि आप कानून के भी ज्ञाता हैं और संस्कारों के भी ज्ञाता हैं। तो सही रूप से भारत का समाज संविधान के अनुरूप आम व्यक्ति को न्याय दे सके, इसलिए मैं ये उदाहरण आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये लिबर्टी जो भारतीय संविधान देता है, कहां से आती है? क्या उन पश्चिमी देशों से जहां गैलीलियो ने कहा धरती गोल है, जहां सुकरात ने उनकी स्थापित परंपराओं के विरुद्ध कुछ कहा तो उनको जेल जाना पड़ा या जहर का प्याला पीना पड़ा? नहीं। स्वतंत्र सोच को उन्नत होने देना, विकसित होने देना, प्रचारित होने देना, प्रसारित होने देना, ये भारत की सोच है। वेद वाक्य है, आ नो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। और साथ ही कहा कि सत्य एक है, उसको अनेक रूप से व्यक्त किया जाता है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वही सत्य नहीं है,
दूसरे का वाक्य भी सत्य हो सकता है। और इसी कारण हमने नास्तिक चार्वाक को, ये भारत आस्तिकों का देश है, ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, लेकिन उसी देश में नास्तिक चार्वाक को भी जिसने कहा ईश्वर है ही नहीं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो घी पियो और उसको वापिस करने का विचार छोड़ दो क्योंकि ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं है, उसको हमने क्या कहा? उसको भी हमने ऋषि कहा, उसको ऋषि का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि वह भी एक विचार है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, ये भारत की संस्कृति में है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये आर्टिकल 19 जो है वो आज तक सस्टेन कर रहा है। तो हम उसमें सोचें कि क्या आम आदमी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हम दे रहे हैं क्या? नहीं। कहीं हम भारतीय संस्कृति की बात करते हुए फैनेटिक तो नहीं होते जा रहे, या हम भारतीय संस्कृति की बात करने वालों के विचारों को तो नहीं रोकना चाहते। दोनों तरफ से बात है, क्योंकि हमें निष्पक्ष रूप से सोचना है। अगर हमारा व्यवहार अमर्यादित हो रहा है तो अपने व्यवहार को भी संतुलित करें। और यह भी बात याद रखें कि अगर दूसरे व्यक्ति अमर्यादित हो रहे हैं तो संविधान के दायरे में रहकर उनको संविधान और भारतीय संस्कृति के प्रावधानों, भारतीय संस्कृति की परंपराएं और संविधान के प्रावधानों के अनुसार न्यायिक रास्ते के माध्यम से ही अपने विचारों को प्रतिपादित करें। भारतीय संविधान में गाय की रक्षा का प्रावधान है। क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान भारत का संविधान है। लेकिन उसका अर्थ ये तो नहीं कि उसके आधार पर आप लोग कानून को अपने हाथ में, आप मतलब कोई भी व्यक्ति अब कानून को अपने हाथ में ले। मेरा ये कहना है कि जब हम कॉमन मैन को जस्टिस की बात करते हैं तो हर व्यक्ति को आज ऐसा माहौल नहीं मिलना चाहिए कि कोई व्यक्ति गाय पालन करने लगे तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। कुछ बातें कड़वी, कुछ मीठी, सब तरह की बातें अपने आप को लगती। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो कॉमन मैन को जस्टिस देने के लिए है। लेकिन क्या वो नया कंसेप्ट है? वो भी प्राचीन भारत से चला आ रहा है। राज्य महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह से जब अर्जुन पूछते हैं राज्य किस लिए होता है, तो राज्य आम व्यक्ति को न्याय देने के लिए होता है, रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए होता है, और वो वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए होता है। भारत का राजा, मैं सामंतवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मुगलों के आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद के जो राजा हैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। भारत के राजा की बात कर रहा हूँ जो भारतीय संस्कृति के अनुसार शासन करता था। तो उसका कार्य तालाब बनाना, उसका कार्य सड़कें बनवाना, उसका कार्य न्याय करना, और यही नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कंसेप्ट, यह भी भारतीय समाज में पहले से ही था। एक कौटिल्य अर्थशास्त्र देख लें, स्मृति देख लें, उपनिषद देख लें, सब जगह न्यायाधीश का कर्तव्य बताया गया है। राजा अकेले न्याय नहीं करता था, एक न्याय परिषद रहती थी, मंत्री परिषद रहती थी, वो राजा को फीडबैक देते थे, उसके आधार पर राजा न्याय करता था। और न्यायाधीश के कर्तव्यों में लिखा था कि वो राजा के कहने के अनुसार नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ, धर्म के अनुसार वो राजा को राय देगा।
और अगर राजा उसके विपरीत आचरण करता है तो उसको वार्न करेगा, और अगर वार्न करने पर नहीं मानता है तो वो कभी भी राजा के निर्णय से सहमत नहीं होगा। और पेशवा 1798 में रामशास्त्री न्यायाधीश ने पेशवा जो राजा था उसको मर्डर का दोषी करार दिया था। वो भारतीय न्यायिक व्यवस्था के कारण ही संभव हो सकता था, जहां राजा को भी हत्या करने में अपराधी घोषित करने का दम भारतीय न्यायिक व्यवस्था रखती थी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पंचायती राज की बात आते हैं तो जनपद भारत में रहा करते थे। वो क्यों थे? मैं कुछ बातें और आपके सामने छोटे छोटे उदाहरण दूंगा। ये मैं जो बातें आपके सामने रख रहा हूं, ये मैं भी कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन मुझे जो दिखता है उसके अनुसार हमारा आचरण कैसा होना चाहिए न्यायिक क्षेत्र में जुड़े लोगों का। क्योंकि अधिवक्ता जो रहता है, जो प्लीडर जो रहता है, इट इंक्लूड्स लीडर आल्सो। Pleader includes leader also. You have to lead the society. And who is leader? Who led the masses? Who leads the masses? कौन नेता हुए? आज जन्मदिन है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। एडवोकेट थे वो भी पेशे से। कैसे लीड किया? उस समय जब भारतीय संविधान भी नहीं था, सामाजिक कुरीतियों से लड़ते हुए, जूझते हुए, समाज परिवर्तन की धारा में अपनी आहुति देते हुए विश्वविद्यालयों की स्थापना की, संघर्ष किए और समाज परिवर्तन की कोशिश की। वो लीडर होता है। वो लीडर नहीं होता हु इज लेड बाय मासेस। इसलिए आपसे अपेक्षाएं भी ज़्यादा रहती हैं। आप नेता को भी सही कर सकते हैं, आप जज को भी जो असिस्टेंस देंगे, जज का निर्णय भी वैसा ही आएगा। इसलिए आपका कर्तव्य मैं समझता हूं सबसे अधिक है। कॉमन मैन को जब जस्टिस देने की बात आए तो कानून से, जैसे मैंने कहा, आप अनटचेबिलिटी को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कानून के साथ अगर याद करवाएंगे भारतीय समाज को कि राम ने शबरी के जूठे बैर खाए थे, शंकराचार्य ने चंडाल में शिव के दर्शन किए थे, निषाद राज को गले लगाया था, और वेद कहते हैं हम ब्रह्मा त्वम ब्रह्मा जगत ब्रह्म, तो फिर हम धर्म के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध आचरण करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के भी विरुद्ध आचरण करते हुए किस समाज की कल्पना करना चाहते हैं? लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से शुरू करना होगा। एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, मैं। क्या हम अपने जीवन में इन दुराग्रहों, पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने की क्षमता पैदा कर सकते हैं क्या? और जिस दिन आप आरंभ कर देंगे उस दिन कॉमन मैन को जस्टिस मिलने की संभावना एकदम से बढ़ती चली जाएगी। आम आदमी की पार्टिसिपेशन की बात आप करते हैं। राम के समय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य में धोबी के कहने पर राम ने अपना निर्णय बदला। इससे अधिक कॉमन मैन के विचार को महत्व देना और क्या हो सकता है? आज पर्सनल इंटरेस्ट एंड सोसाइटल इंटरेस्ट की बात आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा का पालन करते थे, लेकिन बाली को पेड़ के पीछे से मारा था। बाली ने प्रश्न किया था कि मैं शक्तिशाली भी ज्यादा हूं, रावण को हरा भी सकता हूं, आपकी पत्नी लाने में सुग्रीव शायद सक्षम ना हो, मैं सक्षम था, लेकिन फिर भी आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी अमर्यादित कार्य करते हुए मुझे पीछे से बाण क्यों मारा? तो जो राम का उत्तर है
वो आज की मॉडर्न थ्योरी जो आपको पर्सनल इंटरेस्ट हैज टू गिव वे टू द सोसाइटल इंटरेस्ट, तो राम ने कहा कि एक राजपुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करना, और जो भाई की पत्नी पर नजर रखे, भाई की पत्नी को बंधक बना ले, वह अपराधी है, और अपराधी को दंड देना राजा का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए और समाज हित में भी वह परंपरा वही उचित है जो अधर्म से विरुद्ध हो, जो धर्म युक्त हो। इसलिए मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में पाप लिया कि मैंने तुम्हें अमर्यादित कार्य लेकर के, वो मेरा व्यक्तिगत पाप हुआ, मेरी व्यक्तिगत हरास हुआ, लेकिन समाज का हित हुआ। इसके लिए मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ा है। मीडिएशन की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी क्या करने गए थे? आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। मीडिएशन की बात आती है, तो ये जो सब काम हैं वर्तमान भारत में, इनकी जड़ आपको अपने अतीत में ढूंढनी होगी। उसके लिए आपको अध्ययनशील होना होगा। केवल और अध्ययनशील होने के लिए एजुकेशन का अधिकार कैसे लोगों के पास होना चाहिए? वह जो न्याय को भी जानते हों, रैशनल थिंकिंग वाले हों, जो रूढ़ी को धर्म ना समझते हों, वो चाहे हिंदू में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे ईसाई में हो। क्योंकि मैं और भी उदाहरण देना चाहूँगा। अब कलमा पढ़ते हैं मुस्लिम धर्म में, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका क्या अर्थ है? देयर इज नथिंग बट एक्सेप्ट गॉड। इसमें और अहम ब्रह्मा, त्वम ब्रह्मा, जगत ब्रह्मा, इसमें दोनों में क्या अंतर है? लेकिन जब आप एजुकेशन का अधिकार ऐसे लोगों के पास दे देंगे जो अपने अनुसार उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो उसका परिणाम वही होगा जो हम आज देख रहे हैं। मैं पढ़ रहा था जिहाद की कल्पना के बारे में। आज जिहाद इतना बदनाम शब्द हो गया है। मेरे नोन है एक, जिहाद की जब बात करने लगे, उन्होंने कहा जिहाद अपने से शुरू होता है, जिहाद बुराई से लड़ने को कहा जाता है। जिहाद अपनी बुराइयों को दूर करते हुए, परिवार की बुराइयों को दूर करते हुए, समाज की बुराइयों को दूर करते हुए, पूरे समाज में रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने को, उसको जिहाद कहते हैं। लेकिन आज जब आपने अधिकार दे दिया उन लोगों के पास जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी बुद्धि के अनुसार उसको एक धर्म को टूल बनाकर एक राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके परिणाम वही होंगे जो आप हम समाज में देख रहे हैं। यही कारण है, अब जकात की जब बात आती है, रमजान के बाद जकात देते हैं, जो जकात की बात आती है तो किसी जरूरतमंद को देनी चाहिए। लेकिन आज इंटरप्रिटेशन करने वाले कर रहे हैं कि जरूरतमंद भी अपनी बिरादरी में ढूंढना चाहिए। तो ये ऐसे विषय हैं कि हमें इन सब विषयों पर, चाहे वो ए धर्म है, बी धर्म नहीं मैं कहूँगा, ए संप्रदाय है, बी संप्रदाय है, सी संप्रदाय है, उन सब का अध्ययन करते हुए और उनके इंटरप्रिटेशन विच इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम धर्म ऑफ द मॉडर्न इंडिया, एंड द प्रोविजंस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन फ्लो फ्रॉम द और एंशिएंट कल्चर। तो हमें उसके लिए हर चीज़ की इंटरप्रिटेशन जो सही परिप्रेक्ष्य है उसमें करते हुए अपने आचरण को सही करना चाहिए, व्यक्तिगत आचरण को, समाज के आचरण को सही करते हुए, और एक नए भारत की रचना में आगे बढ़ना चाहिए। तभी आप कह सकते हैं, जिन लोगों ने अधिवक्ता परिषद की स्थापना की होगी, या आज़ादी के जो हमारे मतवाले थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत की कल्पना की होगी। एक विषय और जयदीप जी ने लिया था, स्वदेशी में न्याय, स्वदेशी भाषा में न्याय।
वो शायद, हाँ, मैंने शुरू में भी कहा था और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि स्वदेशी के लिए इट शुड नॉट बी लव बट देयर मस्ट बी पैशन फॉर स्वदेशी। और जब आप भाषा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा विरोध अधिवक्ता क्षेत्र से ही आता है। उनको लगता है कि हमें अंग्रेजी से स्थानीय भाषा में, कुछ राज्यों को छोड़कर स्थानीय भाषा में आने में समस्या आएगी। मेरा ये कहना है, जब हम भारत के लोग सन 1600 में आए लोगों से सीखी हुई भाषा के ऊपर इतना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं कि आज सारे न्यायालयों का काम उसके आधार पर, सरकारों का काम उसके आधार पर चलता है, तो अगर आप लोग प्रण ले लेंगे, भारत के लोग प्रण ले लेंगे, तो एकदम से तो नहीं होगा। आने वाले 50-100 साल में आप स्वदेशी भाषा में न्याय की कल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत की आवश्यकता रहेगी। आज भारत का राजभाषा खंड है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, कितने लीगल जर्नल, कितनी लॉ बुक्स आप स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध करवा पाते हैं, कितने लॉ कॉलेजेस आप स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने वाले उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि जज को भी असिस्टेंस चाहिए, वकील को भी मटेरियल चाहिए, और उसके लिए मटेरियल के लिए कितना फील्ड वर्क चाहिए, क्या उसकी कल्पना करते हुए क्या उतना समय हम उस विचार के लिए, उस कार्य के लिए डिवोट कर पाते हैं कि नहीं, वह आप सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मैंने आप सब लोगों के सामने इससे पहले, समाप्त होने से पहले एक बात और कहूँगा कि कई बार एक विचार आता है कि आज़ादी के बाद हम एक नेशन बने। मेरा उसमें यह कहना है, आप विष्णु पुराण उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संस्ति। उत्तर में जिसके हिमालय, दक्षिण में जिसमें सागर है, उस देश का नाम भारत है। तो अगर ये एक नेशन नहीं होता तो ये उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक ये श्लोक ही कैसे बनता। इसलिए एक बात हम ध्यान रखें, हम एक देश थे, हम किसी भी संप्रदाय को माने, हम भारतीय हैं। भारत का चाहे ईसाई हो, भारत का चाहे मुस्लिम हो, भारत का चाहे हिंदू हो, मेरा ये मानना है वो भारतीय परंपराओं से अभिभूत होता है, क्योंकि यहां जो लोग रहते हैं उन सब के पूर्वज एक ही थे। 1%, 2% जो बाहर से विदेशी आए भी, शक, हूण, कुषाण, मुगल, आज उनकी कहां से कोई अलग पहचान दिखती है? वो है भारतीय हिंदुओं में, भारतीय मुसलमानों में, भारतीय ईसाइयों में समाहित हो चुके हैं। तो आज हमें नए भारत की लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि पूर्वज नहीं बदला करते, संस्कृति नहीं बदला करती, और उस संस्कृति का जो प्रतिरूप कॉन्स्टिट्यूशन हमने देश को दिया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अनुसार अगर हम कॉमन मैन को जस्टिस देना चाहते हैं तो हमें अपने मन में, अपने विचारों में हर चीज़ के बारे में रूढ़ियाँ तोड़ने के लिए समझ लानी होगी, और समाज में उसको समाज के सामने रखने की क्षमता पैदा करनी होगी, हिम्मत पैदा करनी होगी। तब नए भारत का निर्माण, जो कॉमन मैन को जस्टिस का सपना है, वो पूरा हो सकेगा। और मुझे लगता है जब आप संस्कृति से किसी बात को जोड़ते हैं, जब आप उसके रिलीजन से किसी बात को जोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे पवित्रता के रूप में व्यक्ति उसका पालन करना चाहता है। और भगवान ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5125 वर्ष पूर्व कह दिया था कि सर्व जगत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसका जीवन होगा वही मुझे प्राप्त करेगा। तो उस कार्य में अगर आप भी लगे हैं तो आपको साधुवाद और आपको बधाई, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर।